हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3। और इसमें सीखेंगे बच्चों संघट्ट प्रचाल क्या है, साथ ही साथ सीखने वाले हैं मूल ऊर्जा स्तर, उत्तेजन ऊर्जा स्तर, आयनन ऊर्जा स्तर और रदरफोर्ड मॉडल की कमियां सीखेंगे बच्चों। और इसमें बच्चों हम सब व्यंजक निकालेंगे नाभिक की त्रिज्या की कोटि, यानी किसी भी नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितना होगा बच्चों, आज इस लेक्चर में बच्चों प्रूफ करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे आपका ये सारे जो कंसेप्ट है अच्छे ढंग से क्लियर हो बच्चों। तो बिना देर के बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है संघट्ट प्रचाल क्या है। तो आप सबको पता अल्फा कण के बारे में बच्चों। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है बच्चों? अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, यानी अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होता है, जिसका वैल्यू पता होगा 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण धनावेशित नेचर का होता है और ये रेडियोधर्मी स्रोत से निकलता है बच्चों। जब अल्फा कण को किसी नाभिक के निकट भेजते हैं तो अल्फा कण का वेग सदिश, अल्फा कण का जो वेग सदिश जो जा रहा है और नाभिक से जो लंबवत दूरी बनेगा, उस लंबवत दूरी को ही संघट्ट प्रचाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझ ले, क्या है कि अल्फा कण जब नाभिक से बहुत दूर हो तो उसके वेग सदिश, क्या बच्चों, वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से देखो। तो यहाँ बच्चों अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि अल्फा कण है, कौन कण बच्चों? अल्फा कण भी अल्फा वेग से गति कर रहा है, तो नाभिक यहाँ पे है जेड ई, क्या बच्चों? नाभिक है। ये क्या बच्चों? नाभिक, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो नाभिक से जो लंबिक दूरी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसी को हम सब संघट्ट प्रचाल कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर्स कहते हैं। इसका संकेत किससे लेते हैं बच्चों? बी से व्यक्त किया जाता है। ये भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव नेचर का है। और आप सबको पता है कि अल्फा कण भी 2 प्रोटॉन के बराबर है, अर्थात ये भी पॉजिटिव नेचर का है। दोनों एक दूसरे को धक्का देता है, तो क्या करता है? धक्का देता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट समझो बच्चों कि अगर जितना ज्यादा बी का मान ज्यादा होगा, तो बी का मान ज्यादा होने का क्या मतलब? अल्फा कण और दूर से जब पास करेगा तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? विचलित होगा ही नहीं, बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए क्या होगा? पास कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हम फूंक रहे हैं बच्चों, अब फूंकने से क्या होगा? इसके निकट से जो भी कण पास करेगा उसका पथ क्या होगा? विचलित हो जाएगा। लेकिन जो कण थोड़ा दूर से पास करेगा, हमारा जो फूंक रहे हैं, हमारा जो आप फूंकने से जो उस पर बल लगे कण पर, बहुत दूर होने के कारण वो बिना विचलित हुए, विक्षेपित हुए क्या हुआ? पास कर जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चों अगर बी का वैल्यू बढ़ा देंगे तो अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए क्या हो जाएगा भाई? ना पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे क्या होगा? विचलित हो गया, क्योंकि इसका बी का मान कुछ है जो नाभिक के निकट होने का, जैसे क्या किया? विक्षेपित किया बच्चों। अगर बच्चों बी का मान धीरे धीरे कम करेंगे तो जैसे देखो यहाँ से हम क्या कर, सिंपल से फूंक रहे हैं तो जैसे निकट जाएंगे अल्फा कण अगर गति करेगा, बी का मान कम होगा, उसका विक्षेपण जो होगा, विचलित होने का क्या होगा? उसका कैपेसिटी जो होगा उसका ज्यादा होगा, ज्यादा विक्षेपित होगा। यहाँ तक कि अगर बी का मान घटते 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 एकदम यहाँ से, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से अगर फेंका जाए, यहाँ से अगर अल्फा कण को मूव किया जाए तो पता चला कि नाभिक एकदम सीधे फेंक रहे हैं, तो इसका प्रतिकर्षण मतलब ठीक अपोजिट लगेगा। तो इसका क्या होगा? हमें प्रतिकर्षण बल इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? ज्यादा लगने के कारण क्या होगा? वो उसी पथ पर क्या होगा? वापस लग जाएगा। ये विचलित नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट जा रहे हैं क्या होगा बच्चों? पीछे हो जाएगा। ये नाभिक एकदम सीधे फेंक रहे हैं, यानी इस स्थिति में बी का मान कितना होगा बच्चों? 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इसके निम्नलिखित गुण है। बी के अधिक मान के लिए अल्फा कण द्वारा अनुभव किया गया प्रतिकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बी का मान अधिक होने पर, अतः यह लगभग बिना विक्षेपित हुए गुजर जाता है। लिख लेना। इसके बाद क्या है बच्चों कि बी का मान कम होने पर प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक होगा। अभी हम जस्ट बताए जितना ज्यादा निकट होगा नाभिक से उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। अतः अल्फा कण बड़े कोण से, ज्यादा कोण से क्या होगा? तो ज्यादा विचलित होगा, बड़े कोण पर पराकिरणित का मतलब भी होता है विक्षेपित, विचलित हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर अल्फा कण नाभिक के केंद्र से अभी दिखा रहे थे तो सीधे ठीक सामने की टकराने की स्थिति में बी के मान कितना बच्चों? 0 का। एकदम सीधे फेंक रहे हैं तो बी का तो मान तो होगा नहीं लंबिक दूरी, बी का मान 0 होता है।
अतः पराकिरणन कोण बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं उसी पथ पर वापस लौट आएगा, अर्थात अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। लिख ले, इसका एक समीकरण दिया है बच्चों जो प्रैक्टिकल प्रूफ किया गया है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। संघट पर चाल यानी बी की दूरी दिया, एक तरह से डिस्टेंस है 1/4 पाई जाइन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 बटा के अल्फा। अब यहाँ से समझे 4 पाई जाइन नॉट एक नेताक है, जाइन नॉट पता है विद्युतशीलता है, यहाँ पे जेड क्या बच्चों परमाणु संख्या है, थीटा क्या है पराकिरणन कोण, और के अल्फा क्या बच्चों गतिज ऊर्जा है। अब के को कन हाफ एम भी स्क्वायर लिखा है, तो एम किसका अल्फा कण का द्रव्यमान और किसका वेग अल्फा कण का वेग। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों क्या कि जहां एम अल्फा कण का द्रव्यमान है, इस समीकरण के नीचे लिखना बच्चों, और भी अल्फा क्या बच्चों अल्फा कण का वेग है। उम्मीद है कि आपको यहां तक लिख लिए होंगे। इस समीकरण को लिखना, उसके बाद ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बताए थे कि किसी भी नाभिक का त्रिज्या की कोटि कितना होता है। बहुत सारे टीचर्स याद करवा देते हैं कि 10 के परमाणु 14 मीटर होता है। आइए इसको किस तरह से निकाला जाता है कोटि। तो क्या किए हैं कि अल्फा कण नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी, यानी अल्फा कण नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी, इसका मतलब क्या है अल्फा कण नाभिक से कितना निकटतम पहुंचेंगे, तो बच्चों नाभिक के सतह पर ही पहुंच सकते हैं। नाभिक के तो अंदर जाएगा तो वह बच्चों क्या हो जाएगा परमाणु अस्थिर हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, तो कहां तक पहुंच सकता है हाईएस्ट उन नाभिक के सतह पर पहुंचेगा। अब नाभिक के सतह और प्रोटॉन जो नाभिक के केंद्र में है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगा वही बन जाएगा बच्चों नाभिक की त्रिज्या। जैसे यहाँ पे देखें पिक्चर में कि एक अल्फा कण यहाँ पे है बच्चों, अल्फा कण यहाँ पे है, कितना फेंक एकदम सीधी फेंक रहे हैं। सीधे फेंकने से क्या हो रहा है कि प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे इस पर क्या होगा बच्चों इसका वेग घटने जाएगा। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के निकट पहुंचते जाएगा, वैसे वैसे नाभिक के द्वारा अल्फा कण पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ते जाएगा, निकट आ रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रतिकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो भी अल्फा उसका वेग बच्चों क्या होगा घटते जाएगा। घटते 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 कहां तक जा सकता है, सबसे निकटतम कहां तक जा सकता है, तो सबसे निकटतम पहुंच सकता है नाभिक के सतह पर। यानी अल्फा कण यहां पहुंच गया बच्चों। अगर अल्फा कण यहां पर पहुंच गया तो इसका अगर वेग पूछा जाए कि यहां पर वेग कितना होगा, तो बच्चों यहां पर वेग अगर बताना होगा तो वो हम तो कहेंगे 0 हो गया। अब इसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, बल्कि अब नाभिक को फिर से फेंक कर उसी कहाँ पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा, फिर से धक्का देकर वापस कर देगा। जैसे आप घबराइए नहीं, इस पेड़ को जब ऊपर फेंकते बच्चों देखते हो धीरे धीरे ऊपर इसका वेग घटता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है। इसका वेग घटते 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 कहाँ पे 0 होता है, अब इसके बाद ऊपर नहीं जाता बल्कि वो नीचे आता है। ठीक उसी तरह अल्फा कण जब नाभिक के निकट फेंकेंगे तो इसका वेग घटने लगेगा प्रतिकर्षण बल के कारण। अब वेग घटते 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 कहाँ पे शून्य होगा, तो सबसे निकटतम पहुंचाना है, तो यहाँ भी शून्य हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है। तो सबसे निकटतम कहाँ पहुंचेगा, नाभिक के सतह पर पहुंचेगा। तो नाभिक के सतह पर पहुंचेगा बच्चों तो भी का मान 0 हो जाएगा। इसका अल्फा कण का आवेश 2 ही होता है। अब यहाँ से यहाँ दूरी कितना बच्चों, तो यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल R। यही बन गया बच्चों नाभिक, ये है इस नाभिक का क्या बन गया बच्चों त्रिज्या, जिसको हम सब क्या कहते हैं बच्चों कोटि त्रिज्या कहे। ये त्रिज्या हो गया बउआ, क्या हो गया त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। इसी R का हमें मान निकालना है। आंसर में डायग्राम सबसे पहले आंसर बच्चों यहाँ पे जो है ना आंसर में ये भी है, यहाँ से आंसर है बच्चों, डायग्राम दिखाना है यहाँ से। ये तो आंसर है ही है, आंसर ऊपर से देखिएगा। आंसर में क्या लिखा हुआ, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। हम पिछले लेक्चर में समझाए थे तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, हम आगे भी बात करेंगे एक टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी में कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, उससे और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिससे हानिकारक किरणें निकलता है बच्चों, बहुत सा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, उसी तरह से अल्फा किरणें। अल्फा किरणें मतलब अल्फा गति के, तो अल्फा किरणें बन गया, अल्फा कण ही बनता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, याद रखिएगा।
उनका वेग कितना होता है बच्चों, इतना होता है। याद रखिएगा, ये जीके टाइप का है। 2.1 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड क्रम का होता है। तुमसे कोई सवाल कर देंगे, बताओ रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण जो निकलते हैं उसका वेग कितना होता है। ध्यान रखिए, 2.1 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड, और नहीं तो कम से कम याद रखिएगा बच्चों, पावर कितना कोटि का होता है, 10 के पावर 7। जब इन तीव्रगामी अल्फा कणों को किसी पदार्थ सोने के नाभिक, किसका नाभिक बच्चों, सोना का, जिसका परमाणु संख्या 79 होता है, 79, नाभिक की ओर सीधे फेंका जाता है, प्रेषित मतलब फेंका जाता है, तो ये नाभिक के निकटतम तक पहुंच जाते हैं। नाभिक के निकटतम तो नाभिक के अंदर घुस जाएगा। कोई व्यक्ति हमसे आया था, नाभिक हमसे आया कितना निकट, हम आकर टच करेगा, अंदर थोड़े घुस जाएगा, तो नाभिक के निकटतम तो सतह तक पहुंच जाते हैं। इतना आप लिख लें क्वेश्चन, और यहाँ तक ये आंसर डायग्राम के साथ। अब यहां से बच्चों मान लेते हैं, माना अल्फा कण नाभिक के निकटतम, अर्थात निकटतम मतलब निकटतम दूरी, अर्थात कैपिटल आर दूरी, कैपिटल आर दूरी बच्चों क्या बन गया, यही बन गया बच्चों नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या लिख देंगे, तक पहुंचता है। इतना लिख लेंगे बच्चों। अब इसके बाद लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए बच्चों, फिर से एक डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अल्फा कण था बच्चों, और यहाँ पे कोई नाभिक है। यहाँ क्या बच्चों, एक नाभिक है। लो यहाँ पर नाभिक दिखा देते हैं। अब यहां से कितना निकटतम पहुंच रहा है, देखिए बच्चों, नाभिक से एकदम यहां पहुंचा है। यहां पे बच्चों नाभिक जिसका कितना प्रोटॉन संख्या Ze+ होता है, और ये अल्फा कण को फेंका गया बच्चों किस वेग से, तो फेंकने का जो वेग है बच्चों V अल्फा, जिसका वेग 2.1 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। इसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, घटते 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 यहाँ पे आके बच्चों क्या हो गया, ये अल्फा कण क्या हो गया, इसका वेग बच्चों 0 हो गया। पहले कहाँ से फेंक रहे थे, बहुत दूरी से फेंक रहे थे, अनंत तक। और कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, ध्यान दिया जाए तो पहुंचा है कहाँ तक, पहुंचा बच्चों यहाँ तक। तो इसको बोलेंगे यही दूरी, निकटतम दूरी, स्मॉल कैपिटल आर लिए है। तो लगाएंगे बच्चों क्या, ऊर्जा संरक्षण। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हम दिखा चुके हैं पहले से। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, डायग्राम आपको फिर से नहीं बनाना बच्चों, ये हम बनाए हैं आपको व्यंजक समझाने के लिए सिद्धांत से। तो ऊर्जा से संरक्षण सिद्धांत क्या होगा, जितना एनर्जी अल्फा कण का पहले था वही एनर्जी बाद में है। तो पहले वाला स्थिति बच्चों अनंत पर था, अब कहाँ पहुंच गया, नाभिक के निकटतम अर्थात कैपिटल आर दूरी पर पहुंचा है। तो एनर्जी बच्चों दो तरह का होता है, एक एनर्जी तो गतिज ऊर्जा होगा, जैसे मान लेते जितना एनर्जी शुरू में होगा इनिशियल, उतना ही एनर्जी फाइनल होगा इनिशियल। अब एनर्जी दो तरह के, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पीआई। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी को पी नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे यू आई, डरिएगा मत। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और स्थितिज ऊर्जा फाइनल। नाभिक तो बच्चों स्थिर है, तो जो गति कर रहा है अल्फा कण, तो अल्फा कण का शुरू में काइनेटिक एनर्जी है बच्चों 12m v अल्फा का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे u इनिशियल कितना है, 0, क्योंकि अनंत पर स्थित है। तो आप पढ़े होंगे u बराबर k Q1 Q2 बटा r, r का मान शुरू में इन्फिनिटी है इसलिए तो 0। दूसरा
Kef क्या होगा, अल्फा कण का वेग यहाँ पे कितना होगा बच्चों 0, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होगा बच्चों अंतिम में 0, लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कण अब नाभिक से कैपिटल R दूरी पर है, तो K अल्फा कण का द्रव्यमान आवेश K Q1 और Q2 ZE बटा कैपिटल R, इसी R का मान आप यहाँ से फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बराबर K Q1 Q2 बटा स्मॉल r, फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ तक आप इसको पहले लिख लें। तो यहाँ तक आप लिख चुके हो बच्चों। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हाफ m भी अल्फा का स्क्वायर बराबर K 2ZE स्क्वायर बटा कैपिटल R। कैपिटल R को इधर भेज दिया बच्चों, तो क्या होगा, दो उधर जाएगा, 2 दूनी 4 K ZE स्क्वायर बटा M भी अल्फा का स्क्वायर। हमने बच्चों कुछ नहीं किया, आसानी से R को इधर भेजे हैं, 2 भागा में इधर गुना में हो गया और M भी स्क्वायर अल्फा बटन चल गया। अब बच्चों यहाँ पे 4 तो 4 रहेगा, K का मान याद होगा निर्वात के लिए 9 गुना 10 के पावर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है वो। जेड बच्चों सोना यूज किए हैं, सोना, तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा 79, E का मान याद होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 बच्चों होल स्क्वायर। अब बटा याद रखिएगा अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा m, द्रव्यमान किसका, अल्फा कण का है, अल्फा कण का गतिज ऊर्जा लिखें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और प्रोटॉन के द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg, उसका 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6.7 गुना 10 के पावर -27। और भी अल्फा बच्चों अभी लिखे थे, दिया हुआ था कि कितना होता है 2.1 गुना 10 के पावर 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन इसको कर लीजिए, अब कैलकुलेशन करके देखा गया है तो कितना आप उम्मीद है कितना उतारे होंगे, उतार लीजिए फिर से एक बार, लिख लिए तो आप ऊपर देख बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ से किसका मान, R का मान निकल गया बच्चों 2.5 गुना 10 के पावर -14 मीटर। लीजिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया बच्चों। अब देखा जाए तो नाभिक की त्रिज्या है, उसका कोटि कितना है 10 के पावर -14 मीटर, कितना छोटा है बच्चों, 10 के पावर कोटि की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आप अगर सोना लिए हैं तो सोने का नाभिक की त्रिज्या कोटि, कोई और परमाणु लीजिएगा, कोई और परमाणु ऑक्सीजन ले लीजिएगा, नाइट्रोजन ले लीजिएगा, एल्यूमिनियम ले लीजिएगा, तो हो सकता है कि इसका मान थोड़ा क्या बच्चों बदलेगा, लेकिन जो कोटि होगा पावर वाला मान उसको बोलते हैं कोटि। तो कितना कोटि का बच्चों 10 के पावर -14 मीटर, यहाँ तक लिख लें। इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखें यहाँ पे एक नोट दिया है कि एक सीमा से अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण नाभिक से परिकिरणित होकर वापस नहीं लौटते हैं। मानो पता क्या चला कि अल्फा कण इतना तेजी से फेंक दिया गया है कि वो लौटा ही नहीं बल्कि वो नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो बच्चों क्या लिखा, वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि परमाणु अस्थिर हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में कहता है कि स्वर्ण मतलब सोना जैसे भारी नाभिकों के त्रिज्या की कोटि, जो भारी नाभिक होगा बच्चों उसका कोटि कितना होता है 10 के पावर -14 मीटर, तो बड़ा होता है कि कुछ ज़्यादा प्रतिकर्षण लगाएगा। अब हल्के नाभिक, तो हल्का नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कम होगा तो कम प्रतिकर्षण लगाएगा अल्फा कण पर, तो थोड़ा सा और अंदर चल जाएगा, इसलिए इसका कोटि थोड़ा सा कम गया बच्चों। ये ज़्यादा बड़ा है -14, ये छोटा है थोड़ा सा 10 के पावर -15 मीटर। क्यों छोटा हो गया, और थोड़ा सा अंदर चल जाता है अल्फा कण, क्योंकि विरोध प्रतिकर्षण बल कम है। याद रखिएगा भारी नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 के पावर -14 मीटर, हल्के नाभिक की त्रिज्या कोटि 10 के पावर -15 मीटर। कभी कभी क्या होगा सब्जेक्टिव बोले नाभिक की त्रिज्या कोटि, आप ऑप्शन में अगर होगा तो ये टिक मार लीजिएगा। अतः नाभिकों की त्रिज्या कोटि यहाँ से यहाँ तक रेंज दिया है, उतार लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या इसका कमी था, जो हम पहले भी लेक्चर 2 में समझाए थे। इसी कमी को लेकर बोर ने अपना एक नया मॉडल दिया। रियल में क्या था
कि रदरफोर्ड का ही मॉडल का उपयोग किया है बोर ने, और उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा बता दिया है जिससे वो क्या हो गया है, सफल व्याख्या कर दिया परमाणु मॉडल का। तो क्या था कमी रदरफोर्ड का, हम पिछले भी लेक्चर में समझाए थे कि रदरफोर्ड ने सब कुछ तो बताया कि नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो ये सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं रहेगा, एक अपनी निश्चित कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन, जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे क्वांटम सिद्धांत लगाया है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कक्षा, स्थिर कक्षा ने कक्षा को क्या किया, निर्धारित कर दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना किसी भी कक्षा में नहीं रह सकता है, उसका अपना अपना एक स्तर होगा, कक्षा होगा, और प्रत्येक कक्षा का अपना अपना ऊर्जा स्तर है, वो समझा चुका है। जैसे फिर से आप लेक्चर 2 का बात याद कराते हैं तो आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक बोर ने सिद्ध किया है, जो पिछले लेक्चर 2 में हम सिद्ध किए थे फॉर्मूला बोर के अनुसार, कि एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। ये बच्चों ऊर्जा, कक्षाओं की ऊर्जा का फॉर्मूला निकाले थे। अगर किसी भी आइटम के लिए होता तो वहां पे लिखा होगा Z² बटा n²। Z² यहाँ पे बच्चों 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर n का मान पहला कक्षा की बात किया जाए, जैसे मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा देख ले, ये नाभिक है मान लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों ये क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बच्चों, ये नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये n=1 पहला कक्षा है, n=2 दूसरा, और भी हो सकता है आगे। अब यहाँ पे सिद्ध हो गया बच्चों कि पिछले लेक्चर 2 में समझाए थे कि अगर n कक्षाओं की संख्या है तो अगर बच्चों n का मान 1 लेते हैं तो पहला कक्षा का ऊर्जा स्तर निकल जाएगा। अब पहला कक्षा का ऊर्जा स्तर कितना निकलेगा बच्चों, देखें तो n का मान 1 रख के देखिएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का मान बच्चों 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 से भाग देंगे तो बच्चों दूसरा कक्षा का एनर्जी आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगता तो है कि सर दूर जा रहे हैं तो मान घट रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा ह्रास है, -13.6 है, यहाँ पे ऊर्जा ह्रास कम है। इसलिए बताए थे भी पिछले लेक्चर में कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है और निकट पर ऊर्जा कम रहता है, ज्यादा स्थायी है बच्चों। अब यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब घूमेगा तो एक अपनी निश्चित कक्षा में रहेगा। अब जब तक इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं मिलता है ज़्यादा तो वो दूसरे कक्षा में नहीं जाएगा या बाहर नहीं निकल सकता। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब तक एनर्जी कोई बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को, अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़ेगा नहीं, उसी कक्षा में क्या तो घूमते रहेगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि मनमाना किसी भी कक्षा में घूमते रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन यही रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, ये बता नहीं पाया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहेगा उसका अपना अपना एक ऊर्जा स्तर है, कोई इसको चर्चा ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया। तो क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो आप सबको पता है घूमने के कारण क्या होगा, घूमने का ऊर्जा का ह्रास होगा। और ऊर्जा ह्रास किसके रूप में होगा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा। और जब ऊर्जा ह्रास होगा उसका वेग घटेगा, और जब बच्चों देखिएगा वृत्ताकार पथ घूम रहा उसका वेग घटेगा, उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार पथ धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इस तरह से बड़ा घूम रहा था, आप किसी रस्सी को में पिंड को बांध के घुमाएं, ज़्यादा तेजी से घुमाइएगा तो बड़ा पथ बनेगा, वृत्तीय पथ का त्रिज्या। उसका वेग घटाइएगा बच्चों तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या घटने लगेगा और घटते 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 0 हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, रदरफोर्ड ने बताया क्या, नाभिक के चारों घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो यहाँ पे घूमने के कारण क्या होगा, तो उसका ऊर्जा का ह्रास होगा। वह ऊर्जा ह्रास होने के उसका वेग घटने लगेगा, और जब वेग घटेगा तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या घटने लगेगा। और जब वृत्तीय पथ की त्रिज्या घटने लगेगा बच्चों, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि परमाणु तो अस्थायी होता है।
क्लियर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का अपना ऊर्जा स्तर हो पता चल जाता तो घूमता तो उसी ऊर्जा स्तर में रहता जब तक कोई बाहरी ऊर्जा स्रोत कौन से मिले नहीं। तो यही है बच्चों रदरफोर्ड की कमियां कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंटर के जो त्वरण कार्य करता है त्वरण होता है वैद्युत गतिकी के अनुसार त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंग एक टॉपिक आगे भी पढ़ाएंगे मैग्नेटिक में के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति उसकी तरंग की आवृत्ति होगा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों घूमने की आवृत्ति के बराबर होगा। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है। अतः इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिससे उसकी ऊर्जा में निरंतर कमी आती जाएगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार कम होती जाती है और अंत में वह नाभिक में गिर जाता है। इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह पाता जबकि परमाणु हमेशा अस्थायी रहता है। यही इसका कमी है भाई, बता दीजिए क्वेश्चन आंसर आप लिख लें। इसके बाद क्या बच्चों ध्यान दें, परमाणु का संक्रमण क्या है। तो यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं परमाणु का संक्रमण हो गया। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने की क्रिया परमाणु का संक्रमण कहलाती है। इस क्रिया को ऊर्जा स्तर आरेख में इन दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच प्राय तीर खींचकर दिखाया गया। जैसे देखो तो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा, तीसरा चौथा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहला से भाग गया दूसरा में, पहला से भाग गया तीसरा में, पहला से भाग गया बाहर निकल गया। तो पता क्या चल रहा है कि वो अपनी अवस्था को छोड़कर किसी दूसरे कक्षा में जा रहा है। एक अवस्था छोड़कर दूसरे अवस्था में चले गया, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने की क्रिया को ही संक्रमण कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांजिशन कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्या होता है, मूल ऊर्जा स्तर क्या है। तो मूल ऊर्जा स्तर उसे कहेंगे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा वैद्युत बल अर्थात कूलाम बल के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत न्यूनतम होती है। यानी जिसका ऊर्जा स्तर न्यूनतम हो, सिंपल भाषा बोलेंगे मूल ऊर्जा स्तर किसे, जिसका ऊर्जा स्तर सबसे कम हो, न्यूनतम हो, उसे मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु की वह अवस्था जिसके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। आकर्षण बल परमाणु की मूल अवस्था या न्यूनतम अवस्था कहलाती है। इसके संगत परमाणु का ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है। साधारणतः सभी परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में ही पाए जाते हैं। आप इतना लिखें। समझाने के लिए बच्चों फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कम किसका है, तो साल पहला कक्षा का, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल सबसे ज्यादा है जिसके कारण एनर्जी सबसे कम है। और जब से एनर्जी कम है ये मूल ऊर्जा स्तर कहलाएगा। इस अवस्था को बोलेंगे बच्चों मूल अवस्था। क्या बच्चों बोलेंगे इस अवस्था को, N1 वाला को मूल अवस्था। और ये भी आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पहले क्या होगा, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देते हैं, फिर दूसरा कक्षा में। तो कोई दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, लेकिन पहला अवस्था में अर्थात मूल अवस्था में बच्चों इलेक्ट्रॉन तो होगा। इसलिए साधारणतः सभी इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में पाए जाते हैं, यही कहने का मतलब है। दूसरा बच्चों क्या है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उत्तेजित का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु में अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी इतना मिल जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन अपनी अवस्था को छोड़कर किसी उच्च अवस्था में चला जाता है, तो कहते हैं परमाणु उत्तेजित हो गया। इसके संगत जो एनर्जी होता है उसे कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे आपको समझाएंगे बच्चों, आप यहाँ इसको तो लिख लिए होंगे, समझाने के लिए आपको सिंपल सा समझा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से कि सर यहाँ से यहाँ तक है इलेक्ट्रॉन, बताओ इतना एनर्जी था, कितना कर जाए बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी को कितना एनर्जी मिल जाए तो इसको एनर्जी अगर बच्चों 10.2, ध्यान दीजिएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो बच्चों देख लीजिए कितना आएगा,
कितना था कर्जा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना मिल गया बच्चों 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा जाए आ जाएगा कितना 4 और 3। पता चला इसका एनर्जी कितना हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले था इतना ऊर्जा का ह्रास, अब कम गया, यानी कि अब एनर्जी बढ़ गया। तो बच्चों कितना मिला एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिला है। तो यह इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से छोड़कर कहाँ पहुंच गया, दूसरा कक्षा में चल गया, यानी अपनी निम्न अवस्था को छोड़कर दूसरे कक्षा में चल गया। तो कहेंगे परमाणु उत्तेजित हो गया। और इसमें जो एनर्जी लगा है कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका नाम है उत्तेजन ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तेजन ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो उत्तेजन मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चल जाएगा। कैसे जाएगा, एनर्जी मिलेगा, तो उस अवस्था को उत्तेजन अवस्था कहते हैं। और उसके जो उसमें जितना एनर्जी लगता है उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक होता है बच्चों आयनन ऊर्जा स्तर। अब समझिए आयनन भी समझ लीजिए। आयनन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा मिल जाए वो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर ही बाहर निकल जाए, पूर्णतः बाहर चल जाए। अब पूर्णतः बाहर जैसी जाएगा तो कहेंगे कि परमाणु आयनित हो गया। और इसके संगत जो एनर्जी लगा है उसे बोलेंगे आयनन ऊर्जा स्तर। जैसे यहाँ पे समझे थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कितना पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना कर्जा में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर्जा में। तो अगर इसको कोई कितना एनर्जी दे दिया जाए, इसको एनर्जी बच्चों दे दिया जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे इसको मिलेगा यहाँ से कर्जा चुकाएगा, दोनों को जोड़ के देखिए 0 हो जाएगा और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका निकल जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो कहेंगे परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो परमाणु आयनित हो गया। और इसका आयनित करने जितना ऊर्जा लगा है उसे आयनन ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगर तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, दूसरा कक्षा रखो, इस इलेक्ट्रॉन रखो, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो सर है कर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाहर निकालना तो कम से कम छुटकारा पाने के लिए जैसे 10 लाख कर्जा में, तो छुटकारा पाने के लिए कम से कम तो बच्चा 10 लाख देना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एनर्जी का ह्रास कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि छुटकारा पा जाए। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मिलता है इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्रोत के द्वारा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पूर्णतः परमाणु से बाहर निकल जाएगा तो परमाणु बच्चों आयनित कहलाएगा कि आयनित हो गया। और इसके संगत जो एनर्जी लगा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे बोलेंगे आयनन ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पे यही है बच्चों, देख लीजिए इसको, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। जब परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो वह अपनी मूल अवस्था को छोड़कर बाहर नहीं, उत्तेजन में बाहर नहीं निकलता है, बस कक्षा बदलता है, उच्च कक्षा में चला जाता है। और आयनन में डायरेक्ट बाहर निकल गया। अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले किसी सुनिश्चित अवस्था में पहुंच जाता है। इस समय परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है। इस अवस्था के संगत परमाणु ऊर्जा स्तर या उत्तेजित परमाणु का ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। उत्तेजित में बच्चों जैसे कोई गार्जियन अपने बच्चे को पीटा तो इतना एनर्जी मिला है कि वो भागा नहीं घर से, बस कमरा बदल दिया है, गुस्सा के दूसरे रूम में चल गया। लेकिन इतना पीट दिया कि घर ही छोड़ के चल गया। तो अगर घर के छोड़ के चल गया तो कहेंगे आयनित हो गया, और किसी दूसरे जगह कमरा में चल गया तो कहेंगे उत्तेजित हो गया। तो ये क्लियर है उत्तेजन वाला। उसी के बाद बच्चों क्या आयनन, जब परमाणु को बाहर से इतनी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि उसका कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन परमाणु का त्याग कर पूर्णतः बाहर जा सके तो कहा जाता है कि परमाणु आयनित हो गया। परमाणु का यही अवस्था आयनन अवस्था कहलाती है। और इसके संगत परमाणु का ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा स्तर कहलाता है। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा और आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर भी हो गया वो सारे कंसेप्ट बच्चों। तो आप मन से आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें, बार बार इस लेक्चर को थोड़ा सा देखें, नोट्स बनाएं बच्चों, आपका मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स के बच्चों ये दूसरा टॉपिक चल रहा है परमाणु की संरचना। उम्मीद है कि आपका पिछला टॉपिक भी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, यह भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर कोई दिक्कत है कॉमेंट में ऑप्शन में जरूर बताओ बच्चों। तो फिर मिलते हैं हमसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।